हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 127 नंबर 1 विशेषज्ञ। यांग ये इस उग्र चीख से इतना चौंक गया कि उसने झट से सफेद लोमड़ी को जाने दिया, और जब उसने देखा कि वह उसे गुस्से से घूर रही थी तो उसका दिल दहल गया। इससे पहले उसने केवल महसूस किया था कि उसके सामने यह सफेद रंग का आदमी प्यारा था, लेकिन वह भूल गया था कि यह एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर का अस्तित्व था। इसके अलावा यह एक महिला भी थी। यांग ये ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा करें, ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि तुम लोमड़ी की पूंछ को नहीं छू सकते? सफेद लोमड़ी ने यांग ये की आंखों में देखा, जबकि उसकी आवाज में भयंकर ठंडक थी। क्यों? यांग ये हैरान था। मैं हमेशा छोटे बच्चे को गले लगाता हूं, और मैंने उसकी पूंछ को छुआ है। लोमड़ी ने यांग ये को कुछ देर तक देखा, और जब उसने देखा कि यांग ये झूठ नहीं बोल रहा है, तो उसने तुरंत यांग ये को ठंडी निगाह से देखा और फिर एक सफेद रोशनी की किरण में तब्दील हो गई जो यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। उसी समय यांग ये के कान के पास अचानक एक आवाज आई। ठीक है, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे कई दुश्मन हैं, जैसे ग्रैंड किन साम्राज्य, फूल महल, बर्फ महल। संक्षेप में, दक्षिणी क्षेत्र की सभी प्रसिद्ध शक्तियां मेरी दुश्मन लगती हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं प्रकट हो गया हूं, तो वे निश्चित रूप से मुझे जीवित नहीं रहने देंगे। इसलिए हमारी सुरक्षा के लिए यह सबसे अच्छा है कि आप भविष्य में किसी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को नाराज न करें, और भले ही आप किसी को नाराज कर दें, यह सबसे अच्छा है कि आप मुझसे मदद न मांगें। क्योंकि एक बार मैंने ऐसा किया तो आप पूरे दक्षिणी क्षेत्र के सार्वजनिक दुश्मन बन जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये की आंखों के सामने का दृश्य धीरे धीरे धुंधला हो गया। इस समय यांग ये ने अपने दिल में सोचा, मुझे धोखा दिया गया है। मेरी कुछ सांसों के बाद जब यांग ये ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं, तो वह पहले वाले कक्ष में वापस आ गया था, जबकि किन जियुए उसे घूर रही थी। उसने तुम्हारे खिलाफ एक भ्रम का इस्तेमाल किया, किन जियू ने पूछा जब उसने यांग ये को अपनी आंखें खोलते देखा। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह जोर से हंसा। उसने शुरू में सोचा था कि उसने एक दुर्जय अंगरक्षक की भर्ती की है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में परेशानी की जड़ बन जाएगा, और यह परेशानी की जड़ थी जो उसे थोड़ी सी भी लापरवाही से दक्षिणी क्षेत्र का सार्वजनिक दुश्मन बना देगी। उसे महिला पर शक नहीं था, क्योंकि शांग राजवंश ने कई शक्तियों के अनुयायियों का वध किया था। इसलिए महिला का यह कहना उचित था कि वे शक्तियां उसे जाने नहीं देंगी। वह कहाँ है? किन जियू ने यह नहीं पूछा कि महिला ने यांग यी के साथ क्या चर्चा की थी, क्योंकि वह अपनी सीमाएं जानती थी। यांग ये ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा, वह उस छोटे लड़के के साथ है। कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें उसके सामने खड़ी इस महिला से छुपाने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर वह उससे कुछ छुपा भी लेता तो भी वह शायद इस चतुर महिला को धोखा नहीं दे पाता। उसे लगता था कि किन जियू ने पहले ही मोटे तौर पर अंदाजा लगा लिया था कि उसके पास किसी तरह का खजाना है, और वह सिर्फ इस बारे में ठीक से नहीं जानती थी। निश्चित रूप से जब यांग ये ने उसे सच्चाई बताई तो किन शियू के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, और फिर उसने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? उसने हमें सम्राट जोऊ की असली कब्र पर ले जाने का वादा किया था। यांग ये मुस्कुराया और फिर वह ताबूत के पास गया और किन जियू को देखते हुए उसने कहा, यहाँ आओ। किन शियू यांग ये के पास पहुंची ही थी कि अचानक से कमरे में कंपन होने लगा। उसके बाद वह स्थान जहां यांग ये और किन शियू खड़े थे धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगा, और कुछ ही समय में वे भूमिगत हो गए। एक अज्ञात समयावधि के बाद यांग ये को लगा कि वे जमीन पर आ गए हैं, और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उसकी पलकें झपकने लगीं। उसके सामने एक कक्ष था जो पिछले कक्ष से 10 गुना बड़ा था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कक्ष सोने से बना था। हाँ, आसपास की दीवारें और जिस फर्श पर वह खड़ा था वह सब सोने से बना था। कुछ ही देर में यांग ये की नजर कक्ष के बीच में चली गई। पिछले कक्ष की तरह ही इस कक्ष के बीच में एक ताबूत था। हालांकि पिछले कक्ष के विपरीत इस कक्ष में ताबूत के चारों ओर सुनहरे कवच में खड़े 12 रक्षकों की मूर्तियां थीं। क्या यह सम्राट जोऊ का ताबूत है? यांग ये ने ताबूत को देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। यह होना चाहिए, किन शियायू ने किनारे से कहा। इतने सालों पहले सम्राट जोऊ के पास 12 गोल्ड गार्ड थे, और ये 12 सोने की मूर्तियां उन सभी सालों से उनके रक्षक होनी चाहिए। इसलिए इन 12 गोल्ड गार्ड द्वारा संरक्षित ताबूत सम्राट जोऊ का होना चाहिए। 12 गोल्ड गार्ड। यांग ये हैरान था। किन शियुए ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब उसने कहा, ये सभी 12 गोल्ड गार्ड विशेषज्ञ हैं जिन्होंने एक साथ दायरे के शिखर को प्राप्त किया है, और कहा जा सकता है कि उन्होंने ग्रैंड किन और सभी विभिन्न संप्रदायों में भय पैदा किया है।
अगर सम्राट झोऊ ने शांग राजवंश के शाही अधिकार से ऊपर खड़े सभी संप्रदायों को खत्म करने की इच्छा नहीं की होती और सभी शक्तियों को शांग राजवंश के खिलाफ सेना में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया होता, तो इन 12 गोल्ड गार्ड की उपस्थिति के साथ शांग राजवंश इतने सालों पहले नष्ट नहीं हुआ होता। 6 महान शक्तियों को खत्म कर दो। यांग ये चौंक गया और बोला, क्या यह संभव भी है? बेशक यह है, किन शियुए ने धीमी आवाज में कहा। इतने साल पहले सम्राट झोऊ खुद दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 2 विशेषज्ञ थे और उनके पास 12 गोल्ड गार्ड भी थे। ग्रैंड प्रेसेप्टर शेंगोंग माओ की सहायता जो थेरग्यू और तावीजों में कुशल थे और उनके प्रोफाउंडर्स की सेना में अनगिनत सैनिक थे। उस समय डाकबीस्ट साम्राज्य भी शांग राजवंश से डरता था। दक्षिणी क्षेत्र का पहला विशेषज्ञ कौन है? यांग ये ने अचानक पूछा। वह दक्षिणी क्षेत्र के अद्वितीय विशेषज्ञों में अधिक रुचि रखता था। शैतान का उत्थान। जैसे ही यांग ये के छोटे भंवर के भीतर मूल रूप से मौजूद महिला प्रकट हुई, सफेद रोशनी की एक किरण चमक उठी और उसने कहा, उस समय पूरे दक्षिणी क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति इतने सालों पहले मेरे शाही पिता पर दृढ़ता से विजय प्राप्त कर सकता था और यह वह व्यक्ति था जिसे दक्षिणी क्षेत्र के आसमान के नीचे नंबर 1 विशेषज्ञ कहा जाता है। शैतान का उत्थान। शैतान का उत्थान। दक्षिणी क्षेत्र के आसमान के नीचे नंबर 1 विशेषज्ञ। यांग ये आश्चर्यचकित था और उसने तड़प की अभिव्यक्ति प्रकट की। पूरे दक्षिणी क्षेत्र में नंबर 1 विशेषज्ञ। महिला ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, वह दक्षिणी क्षेत्र के सार्वजनिक रूप से स्वीकृत नंबर 1 विशेषज्ञ थे। जब उसने यहां तक कहा तो महिला ने अचानक यांग यी को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ईर्ष्या मत करो। मुझे विश्वास है कि भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरे शाही पिता या शैतान के बराबर नहीं होंगी। जब तुम दक्षिणी क्षेत्र के नंबर 1 विशेषज्ञ बन जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, ठीक है? यह सुनकर यांग ये को होश आया और उसने उपहास करते हुए कहा, तुम मुझसे अभी शादी क्यों नहीं कर रहे हो और तब तक इंतजार करने पर जोर दे रहे हो जब तक मैं दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 1 विशेषज्ञ नहीं बन जाता। यांग ये को उस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक तिरस्कार महसूस हुआ जो केवल धन और स्थिति का आनंद ले सकता था, लेकिन कठिनाइयों और क्लेशों को साझा करने के लिए तैयार नहीं था। अगर मैं अभी ऐसा करूं तो क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करोगे? महिला ने यांग यी को देखते हुए नकली मुस्कान दी। यांग ये अवाक था, लेकिन वह कमजोरी दिखाने के लिए तैयार नहीं था और कहा, अगर तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत करते हो तो मैं भी तुमसे शादी करने की हिम्मत करूंगा। स्वाभाविक रूप से उसने यह नहीं सोचा था कि यह महिला उससे शादी करेगी और संभवतः वह केवल मजाक कर रही थी। महिला की आंखें घूम गईं और फिर वह मुस्कुराकर बोली, तुमने ये शब्द कहे। बेहतर होगा कि तुम बाद में पछताओ नहीं, वरना जुबान ए तुम्हें बहुत नीची नजर से देखेगी। जब उसने उसके हाव भाव देखे तो यांग ये को तुरंत लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह महिला निश्चित रूप से कोई चाल चल रही है। हालांकि वह वास्तव में यह समझने में असमर्थ था कि उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे इसका पछतावा होगा। उसने तुरंत कहा, मुझे लगता है कि यह तुम ही हो जिसे पछतावा होगा। किन शियुए ने खुद ही अपना सिर हिलाया। इस छोटे भाई के बारे में सब कुछ अच्छा है और बात बस इतनी है कि वह बहुत चालाक नहीं है। उसने पहले ही जाल बिछा दिया है, फिर भी वह उसमें कूद पड़ता है। महिला मुस्कुराए और आगे कुछ नहीं बोली। वह धीरे धीरे ताबूत की ओर बढ़ी। जब वह ताबूत के सामने पहुंची तो महिला के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जबकि उसकी आंखों में उतार चढ़ाव के निशान चमक रहे थे और वह अतीत को याद कर रही थी। काफी देर बाद उसने अपनी उंगली को हल्के से हिलाने से पहले एक गहरी सांस ली और खून की एक बूंद उस गोल्ड गार्ड के माथे के बीच की ओर उछली जो आगे खड़ा था। जैसे ही खून का मोती उसके माथे के बीच में घुसा, मूर्ति की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं और फिर वह यांग ये और किन शियाओं की चकित निगाहों के सामने महिला के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसी समय उसके पीछे की 11 स्वर्ण मूर्तियां भी धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गईं। यह है, यांग ये ने कहा, जबकि उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। इससे पहले किन जियू ने कहा था कि ये 12 गोल्ड गार्ड शीर्ष एक साथ दायरे के विशेषज्ञ थे और उसे लगा कि अगर ये 12 गोल्ड गार्ड जीवित होते तो यह बेहद भयानक होता। यह कठपुतली तकनीक है। किन शियायूं जो इसी तरह सदमे में थी, अपने होश में आ गई थी और उसने धीमी आवाज में कहा, वे जीवित नहीं हैं और वे संभवतः यांत्रिक कठपुतली तकनीक का एक उत्पाद हैं जो उस समय दक्षिणी क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। महिला ने थोड़ा आश्चर्य से किन शियायूं को देखा और फिर बोली, बहुत बढ़िया जानकारी है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि आप यांत्रिक कठपुतली तकनीक के बारे में भी जानते होंगे जो सैकड़ों सालों से खो गई है। आपकी पहचान सरल नहीं है। किन शियुए चुप रही। यांग ये ने पूछा, यांत्रिक कठपुतली? दूसरे शब्दों में, ये कठपुतलियां असली गोल्ड गार्ड नहीं हैं और वे सिर्फ कठपुतलियां हैं। महिला ने किन शियुए की ओर देखा और फिर अपना सिर हिलाया और कहा, ये कोई साधारण कठपुतलियां नहीं हैं। इनमें से हर एक को स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों से बनाया गया था और इन सभी कठपुतलियों में 12 गोल्ड गार्ड्स की आत्मा का एक धागा है।
इसके अलावा ग्रैंड प्रीसेप्टर ने युद्ध में उनकी धारणा को बनाए रखने के लिए एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक का भी इस्तेमाल किया, जब वे अभी भी जीवित थे, और इसे इन कठपुतलियों के भीतर सील कर दिया। भले ही वे अभी एक साथ रियल में नहीं हैं, लेकिन उनकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। सीधे शब्दों में कहें तो उनमें से हर एक स्पिरिट रियल प्रोफाउंडर के बराबर है। अध्याय 128 पुनः पति। यांग ये चौंक गया, और फिर उसकी आंखें चमक उठीं और वह थोड़ा उत्साह से बोला, क्या वे सभी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं? यदि वह इन गोल्ड गार्डों पर नियंत्रण पाने में सक्षम हो गया, तो क्या वह दक्षिणी क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम नहीं होगा? महिला ने यांग ये की ओर देखा और गंभीरता से कहा, चूंकि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। हमेशा बाहरी ताकत के स्रोतों के बारे में मत सोचो, सबसे अच्छा और सही तरीका हमेशा अपनी ताकत में सुधार करना है। क्रम को उल्टा मत करो। यांग ये स्तब्ध रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया। वह इस सिद्धांत से कैसे अनजान हो सकता है? हालांकि अगर वह ताकत के बाहरी स्रोतों पर भरोसा नहीं करता, तो वह आखिरकार अपनी मां को कब बचा पाता? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे वाकई एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनने तक इंतजार करना पड़ा? यह तो छोड़िए कि वह एक विशेषज्ञ बनने में सक्षम था या नहीं, भले ही वह वास्तव में एक विशेषज्ञ बन गया हो, तब तक उसकी मां पहले ही चली गई होगी। तुम्हारे पास वह चीज है और तुमने तलवार की मंशा को समझ लिया है। अगर तुम पूरी तरह से अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करोगे, तो भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। इसके विपरीत, अगर तुम इन सभी चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करोगे, तो भले ही यह तुम्हें थोड़े समय के लिए दुनिया भर में स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देगा, लेकिन समय बीतने के साथ तुम धीरे धीरे शक्ति के इन बाहरी स्रोतों पर अधिक निर्भर होने लगोगे, और यह तुम्हारी अपनी प्राकृतिक प्रतिभा को दफन कर देगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि मार्शल दाओ के प्रति तुम्हारा दृढ़ संकल्प कमजोर पड़ जाए। तुम्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। महिला ने कहा, अच्छी सलाह के लिए धन्यवाद। यांग ये ने सिर हिलाया और गंभीरता से बोला, कोई बात नहीं। महिला के इरादे अच्छे थे और उसने इसकी सराहना की। महिला ने सिर हिलाया और फिर पलटकर ताबूत की ओर देखने लगी। उसने ताबूत पर हल्के से थपथपाया और ताबूत का ढक्कन अचानक उड़ गया। उसी समय ताबूत के भीतर से एक हल्की पारदर्शी आकृति धीरे धीरे उभरी। यह एक आदमी की आकृति थी। उसकी शक्ल से पता चलता है कि वह लगभग 30 साल का था। उसका चेहरा आयताकार था, उसकी भौहें घनी थीं, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, और उसने ड्रैगन की कढ़ाई वाला बैंगनी रंग का लबादा पहना हुआ था। हालांकि उसका आकार अलौकिक था और एक आत्मा जैसा लग रहा था, फिर भी यांग ये ने 30 मीटर दूर खड़े होने के बावजूद उससे दबाव महसूस किया। यांग ये जानता था कि उसके सामने यह अधेड़ उम्र का आदमी उन सभी वर्षों पहले दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 2 विशेषज्ञ सम्राट जो हो सकता है। जैसे ही उसने अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, महिला की आंखों में एक जटिल भाव की झलक उभरी। उसके बाद उसने अपने सामने एक अजीब सी सील बनाई, और फिर सील से गुलाबी रोशनी की एक किरण निकली। जैसे ही उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा जो अपनी आंखें कसकर बंद करके हवा में तैर रहा था, यांगे ने धीमी आवाज में कहा, क्या सम्राट जो उन सभी वर्षों पहले कई विशेषज्ञों के संयुक्त हमले से नहीं मारे गए थे? किन शियुए ने धीमी आवाज में कहा, असली सम्राट जो स्वर्ग और पृथ्वी में गायब हो गया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो कुछ भी हमारे सामने मौजूद है, वह शायद सम्राट जो की आत्मा का एक कतरा है। और वह शायद अभी इस आत्मा को जगा रही है। क्या लोगों के मरने के बाद भी आत्माएं जीवित रहती हैं? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। लोगों में आत्माएं होती हैं। अफवाहों के अनुसार अतीत के थेरगिस्ट अपनी आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकालने में सक्षम थे। इसके अलावा वे अपनी आत्माओं का उपयोग कई भयानक क्षमताओं को निष्पादित करने के लिए कर सकते थे। किन जियुए ने कहा, बेशक, जब आपकी ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है, तो आप अपनी आत्मा को भी नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए शायद कम से कम मोनाक दायरे में साधना की आवश्यकता होती है। आपके शाही दादा, संस्थापक सम्राट, क्या वह राजशाही क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? यांग ये ने उत्सुकता से पूछा। शायद, किन शियुए ने उदासीनता से कहा, मुझे भी यकीन नहीं है। वैसे भी, मैंने उसे अपने जन्म से लेकर अब तक कभी नहीं देखा है। मेरे अलावा मेरे बड़े भाई जो अब सम्राट हैं, उन्होंने भी उसे नहीं देखा है। मुझे लगता है कि अगर ग्रैंड किन साम्राज्य को किसी तरह के खतरे का सामना नहीं करना पड़ता, तो वह आसानी से प्रकट नहीं होगा। जो व्यक्ति उसके स्तर पर पहुंच गया है, वह शायद पारिवारिक रिश्तों और अधिकार को ज्यादा महत्व नहीं देता है। जब उसने यहां तक बात की, तो किंग जियू ने अचानक यांग ये की ओर देखा और कहा, एक बार जब आप कड़ी मेहनत करते हैं और मजबूत हो जाते हैं, तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या यह दुनिया पर नियंत्रण करना और शराब और सुंदरता दोनों का आनंद लेना है? या शायद यह अनंत काल तक जीना और दुनिया में सर्वोच्च शासन करना है? मैं यांग ये की आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी, लेकिन कुछ ही समय में उसकी नजर दृढ़ हो गई, और उसने कहा, मैं केवल उन लोगों के भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहता हूं जिनकी मैं परवाह करता हूं, और उन्हें धमकाए जाने से रोकना चाहता हूं।
बेशक इस शर्त के साथ, अगर मैं अभी भी दुनिया को नियंत्रित करने, शराब और सुंदरता दोनों का आनंद लेने और अनंत काल तक जीने में सक्षम हूं, तो यह इससे बेहतर नहीं हो सकता। तुम कर पाओगे। एक बार जब तुम इस दुनिया के शिखर पर खड़े हो जाओगे, तो तुम जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। किन जियू ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। यांग ये भी मुस्कुराया। ठीक इसी समय हवा में तैर रहे अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली और वह उलझन में आसपास के माहौल को देखने लगा। अंत में उसकी नज़र सामने खड़ी महिला पर पड़ी और उसने बहुत देर बाद कहा, तुम जुबान एर हो। महिला ने सिर हिलाया। जब उसने उसे सिर हिलाते देखा तो उसके सख्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 साल से भी कम का जीवन क्यों बचा है? वह कमीना शेंगोंग माओ कहाँ है? मैंने उसे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने का आदेश दिया था, तो फिर तुम्हारे पास असल में सिर्फ 2 साल का जीवन क्यों बचा है? इंपीरियल फादर, अपना गुस्सा शांत करो। महिला ने समझाया। बेटी की आत्मा को ओरिजिन स्कूल के विशेषज्ञों ने घायल कर दिया था, और भूत संप्रदाय के विशेषज्ञों ने मेरी आत्मा में भी निशान छोड़ दिया था। ग्रैंड प्रेसेप्टर के पास मुझे इस कब्र में बंद करने और फिर मुझे ठीक करने के लिए छिपी हुई आत्मा शिराओं और ग्रैंड प्रेसेप्टर की आत्मा की मरम्मत तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस रिकवरी में कुछ 100 साल लगेंगे। मूल विद्यालय। भूत संप्रदाय। सम्राट जो की आंखों में एक भयावह और ठंडी चमक चमक उठी, और फिर उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव प्रकट हुआ। उसने कहा, मुझे ग्रैंड प्रीसेप्टर की बात माननी चाहिए थी और उन संप्रदायों का शीघ्र विनाश करना चाहिए था। मुझे अपने निर्णय पर कितना पछतावा है। अगर मैं उस समय थोड़ा और निर्दयी होता तो मेरा वंश नष्ट नहीं होता, और तुम्हारी मां को मूल विद्यालय के युवान त्यान द्वारा नहीं मारा जाता। शाही पिता, क्या आप पुनर्जीवित हो सकते हैं? महिला ने धीमी आवाज में कहा, जबकि उसकी आंखों में गहरी आशा झलक रही थी। पुनरुत्थान। सम्राट जो दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरी आत्मा का केवल एक ही धागा बचा है। यह धागा स्वर्ग और पृथ्वी में भी गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी चिंता से बच नहीं सका, इसलिए मैंने एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया और ग्रैंड प्रीसेप्टर से मेरी आत्मा के इस धागे को सुरक्षित रखने के लिए एक सर्वोच्च गुप्त तकनीक को निष्पादित करने के लिए कहा। अब मैं आपको पहले ही देख चुका हूं, और मेरी आत्मा के इस धागे के अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं है। शाही पिता, तो फिर मेरे शांग राजवंश और मेरी मां का बदला लेने के बारे में क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ऐसे ही हार मान लेनी चाहिए? महिला थोड़ी उदास थी। सम्राट जो ने अचानक किन शियुए को देखा और कहा, आप ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही घराने के सदस्य हैं। आप पर कर्म भाग्य है। किन शियुए की अभिव्यक्ति बदल गई, और फिर वह तुरंत कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। जैसा कि इतने सालों पहले नंबर 2 विशेषज्ञ से उम्मीद की जाती थी। भले ही यह उसकी आत्मा का एक कतरा मात्र था, फिर भी वह एक नज़र में ही मेरी उत्पत्ति को देख पाने में सक्षम था। किन शियुए ने इसे नहीं छिपाया, और वह इसे वैसे भी छिपाने में असमर्थ थी। इसलिए उसने सिर हिलाया। जब उसने किन शियू को सिर हिलाते हुए देखा, तो सम्राट जो के सामने खड़ी महिला की पुतलियां सिकुड़ गईं, और उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक उठी। यांग ये का दिल कांप उठा, और वह सहज रूप से किन जियू के सामने खड़ा हो गया। किन जियू यह देखकर स्तब्ध रह गई, और फिर उसके दिल को गर्मी महसूस हुई। सम्राट जो ने कहा, एक राजवंश का विनाश बहुत सामान्य बात है। मैं ग्रैंड किन साम्राज्य से हार गया। यह स्वर्ग की इच्छा और मनुष्य की इच्छा है। मैं ग्रैंड किन साम्राज्य से नाराज नहीं हूं, और अगर मैं नाराज भी होता तो मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। किन शियुए ने जल्दी से कहा, जैसा कि उस विशेषज्ञ से उम्मीद थी जिसने इतने साल पहले पूरे महाद्वीप को चकित कर दिया था, सीनियर की उदारता और व्यवहार वास्तव में सराहनीय है। सम्राट जो ने किन शियुए पर कोई ध्यान नहीं दिया, और इसके बजाय यांगे को देखा। अचानक उसकी आंखों में आश्चर्य की एक किरण चमक उठी, और उसने कहा, तुमने वास्तव में तलवार की मंशा को समझ लिया है। यह तो पहले स्तर के शिखर पर भी है। शाही पिता, वह मेरे पति हैं। इस बीच सम्राट जो के सामने खड़ी महिला अचानक बोल पड़ी। यांगे के मुंह के कोने फड़क रहे थे, और वह अपने दिल में सोच रहा था, यह औरत क्या करने की कोशिश कर रही है? क्या यह हो सकता है कि वह सच में मुझसे शादी करना चाहती है? सम्राट जो की अभिव्यक्ति बदल गई। अचानक अदृश्य और भयानक दबाव की एक किरण यांगी की ओर बढ़ गई। जब यह भयानक दबाव उस पर पड़ा, तो यांगे के घुटने अचानक मुड़ गए, और वह लगभग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसे इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि उसकी तलवार की मंशा बिना किसी रोक टोक के बाहर निकल आए, और उसने इसका इस्तेमाल भयानक दबाव का विरोध करने के लिए किया। किन शियुए के चेहरे पर भी भाव बदल गए। उसकी कलाई फड़क गई, और वह बस हाथ बटाने ही वाली थी कि उसे आश्चर्य हुआ कि वह इस समय हिलने में असमर्थ थी। महिला कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उसे कुछ याद आ गया, और उसने एक बार फिर अपने लाल होठों को सील कर लिया। इस समय यांगे का चेहरा लाल हो गया था, जबकि उसका माथा और चेहरा मटर के दाने के बराबर पसीने की बूंदों से ढका हुआ था।
उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहा है, और भले ही उसने बिना किसी रोक टोक के अपनी तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया हो, फिर भी विशाल पहाड़ उस पर इस हद तक दबाव डाल रहा था कि उसे घुटन महसूस हो रही थी। यांग ये के घुटने धीरे धीरे और अधिक मुड़ गए, और ऐसा लग रहा था जैसे वह अगले ही पल घुटने टेक देगा। नहीं, ठीक जब उसका घुटना जमीन को छूने वाला था, यांग ये के दिल की गहराइयों से अपमान की एक लहर बह निकली, और यांग ये एक जंगली जानवर की तरह गुस्से से दहाड़ा। वह यांग ये स्वर्ग या पृथ्वी के सामने घुटने नहीं टेकेगा, तो वह यांग ये इस व्यक्ति के सामने क्यों घुटने टेकेगा जो उसके सामने खड़ा है। भले ही यह व्यक्ति उन सभी वर्षों से दक्षिणी क्षेत्र का नंबर 2 विशेषज्ञ था, यांग ये ने फिर भी घुटने टेकने से इनकार कर दिया। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो यांग ये, जिसकी आंखें पहले से ही पूरी तरह से लाल थीं, ने भयानक दबाव का विरोध करने के लिए अपनी तलवार की मंशा का हिंसक रूप से उपयोग किया। अध्याय 129 प्रबुद्ध तलवार सुनो। सम्राट जो की आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा की एक किरण चमक उठी जब उसने देखा कि यांग ये उसके द्वारा डाले गए दबाव का विरोध करने में सक्षम था। भले ही यह उस दबाव के 100वें हिस्से से भी कम था जिसे वह छोड़ने में सक्षम था, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसका विरोध कुछ किंग रियल्म विशेषज्ञ नहीं कर पाए थे। फिर भी उसके सामने इस युवक ने इसका जोरदार विरोध किया था। हालांकि सम्राट जो ने प्रशंसा के भाव प्रकट किए, लेकिन यांग ये पर जो अदृश्य दबाव था, वह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, बल्कि वह और भी मजबूत होने लगा। इससे यांग ये की चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। तलवार चलाने वालों में धार होनी चाहिए और उन्हें झुकने के बजाय टूटना चाहिए। जब का दिल विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होता है, तो तलवार का दिल प्रबुद्ध होता है, और एक ही तलवार का वार सभी तकनीकों को नष्ट कर सकता है। अचानक यांग ये को वे शब्द याद आ गए जो तलवार संप्रदाय के संस्थापक पूर्वज ने तलवार संप्रदाय के प्रशिक्षण मैदान में विशाल पत्थर की तलवार पर छोड़े थे। इस समय ये शब्द लगातार उसके दिमाग में गूंज रहे थे, और कुछ ही समय में यांग ये ने धीरे धीरे एक स्पष्ट मानसिक स्थिति प्राप्त कर ली, और उसने धीरे धीरे अपने दिमाग से अव्यवस्थित विचारों को हटा दिया। उसी समय उसके घुटने जो पहले घुटने टेकने के कगार पर थे, वास्तव में धीरे धीरे सीधे होने लगे थे। प्रबुद्ध तलवार हृदय। सम्राट जो की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसके बाद उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। अगर उसके सामने इस युवक ने केवल तलवार के इरादे को समझा था, तो यह उसे केवल थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकता था। हालांकि अगर यह प्रबुद्ध तलवार हृदय था, तो उसे भी यांग ये को गंभीरता से लेना पड़ा। तलवार के इरादे की तरह ही प्रबुद्ध तलवार हृदय एक ऐसी अवस्था थी जिसका तलवार साधक सपना देखते थे। तलवार का इरादा तलवार साधक की ताकत को बहुत हद तक बढ़ाने और तलवार साधक के दुश्मनों को नियंत्रित करने और दबाने में सक्षम था। दूसरी ओर प्रबुद्ध तलवार हृदय तलवार साधक के हृदय को तलवार दाव की ओर शुद्ध बनाने में सक्षम था, और यह किसी भी चीज से धोखा नहीं खाएगा क्योंकि यह सभी चीजों के सार को देख सकता था। तलवार के एक ही वार से सभी तकनीकों को नष्ट करने वाली कहावत प्रबुद्ध तलवार हृदय को संदर्भित करती है, क्योंकि प्रबुद्ध तलवार हृदय वाले लोग सभी तकनीकों के हमले से नहीं डरते। सम्राट जो ने कई लोगों से मुलाकात की थी जिन्होंने तलवार के इरादे को समझा था, लेकिन उन्होंने एक भी व्यक्ति को नहीं देखा था जिसके पास प्रबुद्ध तलवार हृदय था। उन्होंने प्रबुद्ध तलवार हृदय वाले केवल एक ही अस्तित्व के बारे में सुना था, और वह तलवार संप्रदाय का संस्थापक पूर्वज था जो पूरे दक्षिणी क्षेत्र में बेजोड़ था और जिसे तलवार संत अनफिटेड कहा जाता था। अब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसने प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा इस व्यक्ति ने तलवार के इरादे को भी समझ लिया था, इसलिए वह भी इस प्राकृतिक उपहार को देखकर हैरान रह गया। चौंकने के बाद जुबान अपनी कड़वाहट को प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाए। प्रबुद्ध तलवार हृदय ने दर्शाया कि यांग ये के खिलाफ सभी भ्रम तकनीकें बेकार थीं। यह सिर्फ भ्रम तकनीकें ही नहीं थीं, यहाँ तक कि युद्ध तकनीकों में भी यांग ये द्वारा कम समय में ही खामियां ढूंढ ली जाती थीं, इससे पहले कि वह उन्हें तलवार के एक ही वार से नष्ट कर सके। संक्षेप में, यांग ये जिसने तलवार की मंशा और प्रबुद्ध तलवार हृदय को समझ लिया था, वह उसके 9 पूंछ वाले लोमड़ी कबीले के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था। अगर यांग ये के पास वह रहस्यमयी छोटा भंवर नहीं होता, तो वह यांग ये को मौके पर ही मारने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करती क्योंकि उसके पास मौजूद 9 पूंछ वाले लोमड़ी कबीले की सभी भ्रम तकनीकें और जन्मजात दिव्य तकनीकें यांग ये के सामने बेकार हो जाती। बहुत देर बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोली और अचानक हवा की एक अदृश्य लहर उसके अंदर से बह निकली। उसकी आंखों में एक अगोचर तलवार की रोशनी की किरण चमक उठी। उसके बाद यांग ये को लगा कि उसने कुछ नोटिस किया है और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और उसके चेहरे पर एक अति प्रसन्नतापूर्ण भाव उभर आया। उसने अपने शरीर की जांच की और पाया कि वह न केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र का प्रवर्तक बन गया था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके शरीर के भीतर छोटे भंवर में जगह बहुत बड़ी हो गई थी। यह मूल रूप से 50 लोगों को समायोजित कर सकता था, फिर भी यह लगभग 100 लोगों को समायोजित नहीं कर सकता था। छोटे भंवर में जगह के अलावा उसकी गहन ऊर्जा का कुंड भी बहुत बड़ा हो गया था।
यह मूल रूप से एक स्नान बैरल के आकार का था, फिर भी अब यह स्नान बैरल एक सच्चा कुंड बन गया था जो 5 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा था। इसके अलावा उसने देखा कि उसकी सुनहरी गहन ऊर्जा में गुणात्मक परिवर्तन आया था और यह पहले से भी अधिक शुद्ध थी। हालांकि इसके बाहरी स्वरूप से कुछ भी निर्धारित करना मुश्किल था, यांग ये इसे महसूस करने में सक्षम था। बेशक यांग ये ने यह नहीं देखा था कि सुनहरी गहन ऊर्जा में एक हल्का बैंगनी रंग था। संक्षेप में, वह न केवल प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञों की श्रेणी में आगे बढ़ गया था, बल्कि उसके शरीर के भीतर स्थित छोटे भंवर में भी काफी सुधार हुआ था। यांग ये ने सम्राट जो को प्रणाम किया, जिनका शरीर कमजोर होता जा रहा था, और उन्होंने कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। वह मूर्ख नहीं था और वह जानता था कि सम्राट जो ने अभी उस पर वह दबाव उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि उसकी मदद करने के लिए बनाया था। जहां तक कारण की बात है, तो यह मुख्य रूप से उस लोमड़ी के साथ उसके रिश्ते के कारण था। सम्राट जो ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराहट बिखेरी, और उन्होंने कहा, पहले स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने और तलवार की मंशा के दूसरे स्तर को समझने के लिए बधाई। अगर यांग ये ने सिर्फ तलवार की मंशा को समझा होता, तो वह यांग ये को गंभीरता से नहीं लेता। हालांकि यांग ये पहले ही प्रबुद्ध तलवार हृदय प्राप्त कर चुका था, इसलिए यह पूरी तरह से अलग स्थिति थी। यांग ये उसका दामाद बनने के लिए पूरी तरह से योग्य था। तलवार इरादे का दूसरा स्तर। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने पूछा, वरिष्ठ, तलवार इरादे को स्तरों में विभाजित किया गया है। बेशक, क्या आपके तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों ने आपको नहीं बताया? सम्राट जो थोड़ा हैरान हुआ। यांग ये ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं अब तलवार संप्रदाय का अनुयायी नहीं हूं। यहां तक उनके गुरु लिनशान ने भी उन्हें तलवार के इरादे के स्तरों में विभाजित होने के बारे में नहीं बताया था। उन्हें नहीं पता था कि लिनशान ने उन्हें नहीं बताया या लिनशान को नहीं पता था। हालांकि उनके विचार में लिनशान को शायद नहीं पता था। आखिरकार लिनशान ने तावीज़ों के दाव में अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया और उन्हें तलवार दाव से बेहद अपरिचित होना चाहिए। आप तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। सम्राट जो और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, आप जो तलवार की मंशा को समझ चुके हैं, तलवार संप्रदाय के शिष्य कैसे नहीं हो सकते? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। जो कोई भी मुझे देखता है, वह सोचता है कि मैं तलवार संप्रदाय का शिष्य हूं। यांग ये ने तुरंत उसके और तलवार संप्रदाय के बीच की घटना के बारे में बताया। तुम्हें तलवार संप्रदाय से निष्कासित कर दिया गया। सम्राट जो पहले तो दंग रह गया जब उसने यांग ये की बात सुनी, और फिर वह हंसे बिना नहीं रह सका और बोला, जिस व्यक्ति ने तुम्हें तलवार संप्रदाय से निष्कासित किया है, वह वास्तव में बहुत मूर्ख है। अगर उस दाववादी जुई को इस बारे में पता चलता है, तो मुझे आश्चर्य है कि वह खुश होगा या क्रोधित होगा। दाववादी जुई। यांग ये हैरान था। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आपकी तरह ही चौंकाने वाली प्राकृतिक प्रतिभा है। सम्राट जो ने कहा, इतने साल पहले उसे तलवार संप्रदाय के गुरु ने निष्कासित कर दिया था क्योंकि उसने मूल विद्यालय से किसी को मार डाला था। हालांकि कुछ ही साल बीते थे जब उसने आपकी तरह ही तलवार के इरादे को समझ लिया था। इसके अलावा उसने एक स्वर्ग रैंक युद्ध तकनीक, अनंत तलवार भी बनाई। उस समय वह दक्षिणी क्षेत्र की युवा पीढ़ी में नंबर 1 विशेषज्ञ था। क्या वह तलवार संप्रदाय में वापस लौट आया? यांग ये को ऐसे विशेषज्ञ में बहुत दिलचस्पी थी। मुझे इस बारे में नहीं पता, सम्राट जो ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बीच किन शियुए ने बगल से कहा, उस समय उसे तलवार संप्रदाय में वापस लाने के लिए तलवार संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग द्वारा ताओवादी जुई को निष्कासित करने वाले सांप्रदायिक गुरु को एक बुजुर्ग के रूप में कम कर दिया गया था। हालांकि ताओवादी जुई जो गर्व से भरा हुआ था, वह कैसे वापस आ सकता था? लेकिन भले ही वह तलवार संप्रदाय में वापस नहीं आया, लेकिन वह तलवार संप्रदाय की रक्षा कर रहा है। माना जाता है कि यह उसके गुरु की मृत्यु से पहले उसके गुरु का निर्देश था। भले ही तलवार संप्रदाय के लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसके गुरु के साथ उसका बहुत गहरा रिश्ता था। क्योंकि उसे तलवार संप्रदाय के गुरु द्वारा मौत की सजा सुनाई जानी थी और यह उसका गुरु ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। इसलिए उसने अपने गुरु की मरते समय की इच्छा को स्वीकार किया और तलवार संप्रदाय की रक्षा की। यह वास्तव में उसके अस्तित्व की वजह से है कि तलवार संप्रदाय, जिसके पास कम से कम सक्षम सदस्य हैं, अभी भी 6 महान शक्तियों में से एक है और इसे अन्य शक्तियों द्वारा निगला नहीं गया है। क्योंकि कोई भी शक्ति एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से नहीं डरती है जिसके पास तलवार की मंशा है। ऐसा लगता है कि आप ग्रैंड किन साम्राज्य के सभी संप्रदायों के रहस्यों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जुबान एयर ने किन जियू को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। किन शियुए ने जुबान एयर की ओर देखा और जवाब में कुछ नहीं कहा। यांग ये ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलवार संप्रदाय के पास वास्तव में एक सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था जो तलवार के इरादे को समझ गया था। इसके अलावा उस व्यक्ति का वास्तव में उसके जैसा ही सामना हुआ था और उन दोनों को तलवार संप्रदाय से बाहर निकाल दिया गया था। यदि मैं भविष्य में एक अद्वितीय विशेषज्ञ बन जाता हूं और एल्ड कियान या सू किंगशी मुझे तलवार संप्रदाय की रक्षा करने के लिए कहते हैं, तो क्या मुझे सहमत होना चाहिए या नहीं?
कुछ ही देर में यांग ये ने अपना सिर हिला दिया। उसके पास अब ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत सम्राट जो की ओर अपनी मुट्ठियां बांधी और कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। वह स्वॉर्ड इंटेंट के बारे में जानना चाहता था। सम्राट जो ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, तलवार की मंशा 9 स्तरों में विभाजित है और 9वें स्तर को पूर्णता चरण कहा जाता है। हर एक स्तर आपकी ताकत को एक स्पष्ट वृद्धि का अनुभव करने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए, तलवार की मंशा का पहला स्तर आपकी ताकत को 30% तक सुधारने में सक्षम है, जबकि दूसरा स्तर आपकी ताकत को 60% तक सुधारता है, और इसी तरह आगे भी। यह सिर्फ इतना ही नहीं है, तलवार की मंशा आपके दुश्मनों को दबाने और नियंत्रित करने की क्षमता समान है। यदि आप अब एक कमजोर प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हैं तो आपको कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, और केवल तलवार की मंशा का उपयोग करना आपके दुश्मन को दबाने के लिए पर्याप्त होगा ताकि वह आपका विरोध करने के इरादे को जगाने में असमर्थ हो जाए। यह इतना भयानक है। यांग ये थोड़ा चौंक गया। वह जानता था कि तलवार का इरादा उसके दुश्मनों को दबा सकता है और नियंत्रित कर सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसका तलवार का इरादा एक निश्चित सीमा तक पहुंच गया था तो यह वास्तव में उसके प्रतिद्वंद्वी को लड़ने की इच्छाशक्ति को खोने में सक्षम था। वर्तमान में वह तलवार के इरादे के केवल दूसरे स्तर पर था, फिर भी यह पहले से ही इतना भयानक था, तो क्या हुआ अगर यह 9वें स्तर पर था? तब यह कितना भयानक होगा। मैं वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। यांग ये ने अपने दिल में उत्साह को दबाते हुए पूछा, वरिष्ठ, तलवार इरादे के 9वें स्तर के बाद क्या है? 9वें स्तर के बाद, सम्राट जोऊ ने धीमी आवाज में कहा, यह संभवतः तलवार का क्षेत्र है। तलवार के आधार पर बना एक क्षेत्र। वरिष्ठ, सम्राट जोऊ ने अत्यंत हल्की आवाज में कहा, और यांग ये ने इसे बिल्कुल भी नहीं सुना था। सम्राट जोऊ ने अपना सिर हिलाया और कहा, अपनी समझ से परे मत पहुंचो। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी नींव ठीक से रखना। जहां तक तलवार की मंशा से ऊपर की बात है, तो भविष्य में तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। हालांकि वह अभी भी बहुत उत्सुक था, फिर भी यांग ये ने अंत में सिर हिला दिया और उसने वह सवाल दोबारा नहीं पूछा। अध्याय 130 संघर्ष। सम्राट जोऊ ने यांग ये की ओर देखा और फिर जुबान एर की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी। अंत में उसकी नजर यांग ये पर पड़ी और उसने कहा, बच्चे, भले ही तुम अभी सिर्फ प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में हो, लेकिन तुम्हारी क्षमता बहुत बड़ी है। तुम मेरी बेटी यिन जोऊ के लिए बहुत उपयुक्त हो और मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में उसकी अच्छी देखभाल करोगे। वरिष्ठ, यांग ये कुछ कहने ही वाला था कि यिन जुबान र ने उसे बगल से घूर कर देखा, जिससे उसे वह स्पष्टीकरण निगलना पड़ा जो वह देने वाला था। अब उसे महिला के इरादों के बारे में थोड़ी समझ आ गई थी कि वह उससे शादी करेगी। जब उसने यहां तक सोचा, यांग ये ने यिन जुबान र की ओर देखा क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह महिला उसे खजाने और लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं लाई है। सम्राट जोऊ ने यांग ये को परखा और कहा, आपने पहले ही तलवार दांव पर ध्यान केंद्रित कर लिया है, इसलिए मेरी विरासत आपके लिए उपयुक्त नहीं है। हालांकि आपका भौतिक शरीर बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास एक शरीर शोधन तकनीक और एक मुट्ठी तकनीक है जो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। जैसे ही वह बोल रहा था, सम्राट जोऊ ने अपनी उंगली हिलाई और 2 स्क्रॉल यांग ये की ओर उड़कर आ गए। यांग ये अपने दिल में बहुत खुश था और उसने स्क्रॉल लेने से पहले सम्राट जोऊ को प्रणाम किया। उसके बाद उसकी नज़र सबसे पहले उसके बाएं हाथ में रखे स्क्रॉल पर पड़ी। मिड ग्रेड अर्थ रैंक कॉम्बैट तकनीक ड्रैगन ब्रेकर। मुट्ठी पकड़ना अधिकार को पकड़ने जैसा है और मुट्ठी से जोरदार प्रहार करना अधिकार रखने जैसा है। एक आदमी एक दिन भी अधिकार के बिना नहीं रह सकता। सम्राट जोऊ ने कहा, यह तकनीक ड्रैगन ब्रेकर कुछ ऐसी है जिसे मैंने खुद ही बनाया था जब मैं छोटा था। इसमें कुल 3 चालें हैं। पहली चाल आर्मर ब्रेकर, दूसरी चाल अर्थ शेकर, तीसरी चाल ड्रैगन ब्रेकर। किंवदंती के अनुसार ड्रैगन की रक्षात्मक क्षमता दुनिया में सबसे बड़ी है। दुर्भाग्य से ड्रैगन की जाति पहले ही दक्षिणी क्षेत्र से गायब हो चुकी है। अन्यथा मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या मेरा ड्रैगन ब्रेकर ड्रैगन की रक्षा को भेदने में सक्षम है। यांग ये इस आदमी की वीर भावना से प्रभावित हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे भविष्य में ड्रैगन जाति के किसी सदस्य से सामना करने का अवसर मिला तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सम्राट जोऊ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान चमक उठी और उन्होंने कहा, बुरा नहीं है, जैसा कि मेरी बेटी को पसंद करने वाले व्यक्ति से उम्मीद थी। याद रखें, ड्रैगन ब्रेकर शरीर की ताकत पर जोर देता है। आपका शरीर जितना मजबूत होगा, उसकी ताकत उतनी ही अधिक होगी। उस बॉडी रिफाइनमेंट तकनीक में शरीर को बेहतर बनाने के कई तरीके हैं और यह थोड़ा दर्दनाक है। हालांकि मुझे लगता है कि यह आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। बच्चे, याद रखना मैंने क्या कहा था। मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसका फिगर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। शाही पिता यिन जुबान एर की आंखों में आंसू झलक पड़े। सम्राट जोऊ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली है, इसलिए अब गायब होने का समय आ गया है। जुबान एर, मुझे पता है कि तुम अपनी मां का बदला लेना चाहती हो और मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं।
हालांकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अब जब तुम यहाँ बंद होने के अपने भाग्य से बच गई हो, तो मैं केवल यही उम्मीद करता हूं कि तुम सुरक्षित रूप से रह सकोगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सम्राट जो का शरीर पूरी तरह से हवा में बिखरने से पहले बेहोश हो गया। इस क्षण के बाद से एक अद्वितीय विशेषज्ञ दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गया। यिन जुबान एर न तो रोई न ही बोली, वह बस ताबूत को देखती रही। यांग ये ने अपना मुंह बगल से खोला, फिर भी उसने अंत में सांत्वना के कोई शब्द नहीं बोले। वह जानता था कि उसके सामने खड़ी इस महिला को किसी सांत्वना की जरूरत नहीं है, और उसे बस खुद को शांत करने की जरूरत है। बधाई हो छोटे भाई, तुमने सिर्फ एक नाजुक और खूबसूरत सुंदरता ही नहीं पाई, बल्कि तुमने एक युद्ध तकनीक और साधना तकनीक भी हासिल की। इस बीच किन शियुए अचानक मुस्कुराए और यांग ये से बात की। हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी खटास थी। यह पता नहीं चल पाया कि वह यिन जुबान एर से ईर्ष्या कर रही थी या इसलिए कि सारे लाभ अकेले यांग ये को मिले थे। यांग ये ने ड्रैगनब्रेकर वाला स्क्रॉल किन शियुए को दिया और कहा, यदि आप इसे विकसित करना चाहते हैं तो हम इसे एक साथ विकसित कर सकते हैं। तुम गंभीर हो? किन शियुए ने यांग ये को देखते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूं? यांग ये ने कहा। यांग ये स्वाभाविक रूप से किन शियायू से प्यार नहीं करता था। वह इतना उदार इसलिए था क्योंकि आखिरकार उसके अपने निजी कारण थे। सबसे पहले, वह नहीं चाहता था कि उनके बीच कोई गलतफहमी पैदा हो। दूसरे, यह महिला जितनी मजबूत होगी, यह उसके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। किन शियुए ने यांग ये को कुछ देर तक देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, छोटे भाई, बड़ी बहन बस तुम्हारा परीक्षण कर रही थी। यह युद्ध तकनीक शारीरिक शक्ति पर जोर देती है। बड़ी बहन इसे सीखने के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन बड़ी बहन तुम्हारे अच्छे इरादों की सराहना करती है। यह एक मध्यम श्रेणी की पृथ्वी रैंक की युद्ध तकनीक है। क्या आप वास्तव में इसे विकसित करने का इरादा नहीं रखते हैं? यांग ये ने पूछा। किन शियुए ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़ी बहन का शरीर मजबूत नहीं है, इसलिए इस युद्ध तकनीक को सीखना पूरी तरह से बेकार होगा। आप कितने उदार हैं। ठीक इसी समय यिन जुबान एर ने पलटकर यांग ये को देखा और उपहास के साथ कहा, आप एक महिला के कारण पृथ्वी रैंक की लड़ाकू तकनीक साझा करने के लिए भी तैयार हैं। जुबान एर। यांग ये कुछ कहने ही वाली थी कि यिन जुबान एर का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा, क्या तुम मुझे जुबान एर कहने के भी लायक हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे शादी करूंगी? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने किन शियायू को देखा और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा, और उसने कहा, ग्रैंड किन साम्राज्य के शाही घराने की सदस्य। तो इस तरह से आप एक राजकुमारी हैं। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजर ठंडी हो गई। काफी देर बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, मिस यिन, मुझे पता है कि आपने अभी अभी अपने किसी बहुत करीबी को खोया है, और यह अपरिहार्य है कि आप बुरे मूड में हैं। मैं यह समझता हूं, लेकिन आपके और जियू के बीच का मामला, मैं उसे मारना चाहता हूं। तुम मेरी मदद करोगी या उसकी? यिन जुबान एर ने यांग ये को बीच में रोका और बोली। यिन जुबान एर, दुश्मनी करने से बेहतर है दोस्त बनाना। सच में तुम्हें इस तरह से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि तुम उसकी मदद करोगे, है ना? यिन जुबान र ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह सोचना कि किसी ने मेरे शाही पिता से पहले वादा किया था कि वह मेरी देखभाल करेगा। तुमने मेरे शाही पिता के खजाने ले लिए, फिर भी दूसरों को मेरा विरोध करने में मदद करने का इरादा रखते हो। यांग ये के हाव भाव बदल गए। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने हाथ में पकड़े दो स्क्रॉल यिन जुबान एर की ओर फेंक दिए और कहा, मिस यिन, मेरी राय में आपको वास्तव में किसी की जरूरत नहीं है जो आपकी देखभाल करे। जहां तक इन दो तकनीकों का सवाल है, यांग ये इसके लायक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें आपको वापस कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने मुड़कर किन शियुए से कहा, चलो चलें। किन शियुए और यिन जुबान एर दंग रह गए। उन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये इन दो तकनीकों को छोड़ देगा क्योंकि वे पृथ्वी रैंक तकनीकें थीं। पृथ्वी रैंक तकनीकें। किन शियुए सबसे पहले अपने सदमे से उभरी। जब उसने यांग ये को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना उभर आई, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम पुनर्विचार नहीं करोगे? ये दो अर्थ रैंक तकनीकें हैं। क्रोध के कारण उन्हें क्यों छोड़ दिया? क्रोध। यांग ये दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही पृथ्वी रैंक तकनीकें कीमती हैं, लेकिन उससे क्या? क्या मुझे सिर्फ इन पृथ्वी रैंक तकनीकों के लिए तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाना चाहिए? शायद दूसरे ऐसा करने में सक्षम होंगे, लेकिन मैं नहीं। किन शियुए ने यांग ये को कुछ देर तक देखा, फिर मुस्कुराई और बोली, नहीं, तुम नहीं। छोटे भाई, तुमने वाकई बड़ी बहन को अपनी ओर एक अलग नजर से देखने पर मजबूर कर दिया है। सच कहूं तो यांग ये के कामों ने उसे वाकई प्रभावित किया था। यह दो अर्थ रैंक तकनीकें थीं, और यह ऐसी चीज थी जिसे पाने के लिए अनगिनत प्रोफाउंडर्स पागलों की तरह लड़ेंगे। यह बताने की जरूरत नहीं है कि वह यांग ये को सिर्फ कुछ दिनों से जानती थी, यहां तक कि पिता और पुत्र भी इसके लिए जान से हाथ धो सकते थे। हालांकि यांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे छोड़ दिया।
दरअसल यांग ये को अभी अपने दिल में हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन उसे अपने किए पर पछतावा नहीं था। भले ही वह एक स्वार्थी व्यक्ति था, लेकिन उसे लगा कि कुछ चीजों में दृढ़ रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हर एक व्यक्ति की एक सीमा होनी चाहिए जिसे वह काम करते समय पार न करे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने कहा, चलो चलते हैं। इसे मेरे लिए एक चेतावनी के रूप में माना जा सकता है कि मुझे इस छोटे से लड़के के साथ यूं ही नहीं घूमना चाहिए। क्या तुम्हें मुझे बचाने का अफसोस हो रहा है? इस समय यिन जुबान एयर ने ठंडे स्वर में कहा। यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, उस बारे में बात करना अब पूरी तरह से निरर्थक है। मिस यिन, अगली बार मिलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना जा सकते हो? यिन जुबान एयर ने कहा। यांग ये ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने आसपास की तरफ देखा और थोड़ी देर बाद बोला, तो यह जगह भी एक भ्रम है। कितनी यथार्थवादी। बोलते समय उसने किन शियुए का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, और फिर अपने दिल में एक आदेश के साथ उसकी तलवार म्यान से बाहर निकली और अंतरिक्ष में एक बिंदु की ओर तेजी से वार किया। यांग ये को नहीं पता था कि उसने इस जगह को क्यों देखा और उसे एहसास हुआ कि यह एक भ्रम था। वह केवल इतना जानता था कि इस जगह के बारे में कुछ बहुत ही अजीब था और यह अंतर्ज्ञान का एक रूप था। उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह जगह एक भ्रम थी। ठीक इसी समय यिन जुबान एयर के सामने एक सफेद रोशनी चमकी और वह यांग ये और किन शियाओं के सामने आ गई। उसी समय यांग ये की तलवार उसने पकड़ ली थी। उसने कहा, इस जगह को नष्ट मत करो, हम साथ साथ चलेंगे। यांग ये दंग रह गया और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा है। उसे मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सम्राट जो का आभार मानना। इसलिए जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो, यांग ये इस जगह को भी नष्ट नहीं करना चाहता था। अपने शरीर को घुमाकर यिन जुबान एयर अपने मूल रूप में वापस आ गई थी। उसके बाद उसने यांग ये की छाती की ओर गोली चलाई। हालांकि वह यांग ये की छाती के पास नहीं पहुंची थी जब उसे एक अदृश्य शक्ति ने उड़ा दिया। यिन जुबान एयर अपने मानव रूप में वापस आ गई और यांग ये को देखते हुए बोली, इसका क्या मतलब है? मिस यिन, आप क्या कर रही हैं? यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। यिन जुबान एयर ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से अंदर जा रही हूँ। क्या हमने पहले कोई समझौता नहीं किया था? ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है और उसने अपना सुंदर हाथ घुमाया, जिससे दोनों स्क्रॉल यांग यी की ओर उड़ गए, इससे पहले कि वह कहती, मैं अब अंदर जा सकती हूँ, है ना? अध्याय 131 आपका अनुसरण करें। यांग ये के मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान फैल गई जब उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बल की एक किरण ने यिन जुबान र की ओर 2 स्क्रॉल फेंके। जैसे ही उसने कहा, मिस यिन, मैं यांग ये इन 2 तकनीकों के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। जहां तक हम दोनों के बीच समझौते की बात है, तो मैं अपने वचन से पीछे हट रहा हूं। यदि ऐसा कहा जाता है कि पहले उसके सामने खड़ी इस महिला के बारे में उसके मन में कुछ अनुकूल धारणा थी, तो यह अनुकूल धारणा उस समय पूरी तरह से गायब हो गई जब उस महिला ने उसका उपहास किया। क्षुद्र। यिन जुबान एयर ने यांग ये की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैंने जो पहले कहा उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। साथ ही मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हारे उस छोटे प्रेमी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगी। ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, युवा मिस यिन, मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। एक मजबूर सहयोग निश्चित रूप से भविष्य में हमारे बीच और भी अधिक संघर्ष पैदा करेगा। सचमुच उसके सामने खड़ी इस अद्वितीय सुंदरी के प्रति उसकी जरा भी अनुकूल धारणा नहीं थी, नहीं वह उसके साथ कोई संबंध रखने की इच्छा रखता था। मैंने पहले ही माफी मांग ली है, अब और क्या चाहिए तुम्हें? यिन जुबान एयर ने थोड़े गुस्से से कहा। क्या तुम्हारे जैसे आदमी के लिए मेरे जैसी औरत के साथ इस बारे में इतना हंगामा करना जरूरी है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने खुलकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, महान राजकुमारी यिन, और बस इतना ही। यिन जुबान एयर की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने गुस्से से कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ठीक इसी समय यांग ये के हाथ में अचानक मुट्ठी भर खून जैसा लाल मोती दिखाई दिया। जब यह दिखाई दिया तो इस कमरे में खून की घनी और तीखी गंध की एक किरण हवा में फैल गई। उसी समय हमला करने वाली यिन जुबान एयर की आकृति सख्त हो गई थी, जबकि उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। एक छद्म दाव कलाकृति। यिन जुबान एयर ने धीमी आवाज में कहा। किन शियुए की अभिव्यक्ति भी हिंसक रूप से बदल गई जबकि उसकी आंखों में डर दिखाई दिया। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि यांग ये के पास वास्तव में इतना भयानक काला खजाना है। नहीं, इसे दाव कलाकृति कहा जाना चाहिए। यांग ये की आंखें थोड़ी बंद हो गईं और उसने दर्द का भाव प्रकट किया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही उसने अपने हाथ में मोती को देखा, उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उस दिन सु किंगशी इस मोती से इतना क्यों डर रहा था। जिस क्षण उसने इसे वापस लिया, उसके मस्तिष्क में एक भयावह ऊर्जा का प्रवाह उमड़ पड़ा।
सौभाग्य से उसने जल्दी से अपने तलवार के इरादे का उपयोग करके इसका विरोध किया, अन्यथा भले ही वह इससे बच गया हो, लेकिन भयावह ऊर्जा उसे अपना दिमाग खोने का कारण बनेगी। उसने यिन जुवान र को देखते हुए खून के मोती के भीतर की खतरनाक ऊर्जा का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, मिस यिन, हम दोनों के बीच दुश्मनी है और मैंने पहले भी तुम्हें बचाया है। हमें दुश्मन बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और मेरा तुम्हारे प्रति कोई बुरा इरादा भी नहीं है। मैं बस मिस यिन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता। अब कृपया हमें यहाँ से जाने दें, अन्यथा मैं केवल बलपूर्वक ही इस भ्रम से बाहर निकल सकता हूँ। आपने मेरे शाही पिता से वादा किया था कि आप मेरी देखभाल करेंगे। यिन जुवान एयर ने धीमी आवाज में कहा। मिस यिन, कृपया मजाक करना बंद करो, यांग ये ने उदासीनता से कहा। मिस यिन की ताकत के साथ क्या आपको किसी की जरूरत होगी जो आपकी देखभाल करे? मुझे डर है कि यह ज्यादातर मिस यिन ही होंगी जो मेरी देखभाल करेंगी। चलो इस बारे में बात नहीं करते, कृपया हमें अब यहाँ से जाने दें। किन शियुए ने यांग यी की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कितना घमंडी आदमी है। गुस्से में उसने जो कुछ कहा उसकी वजह से वह 2 अर्थ रैंक तकनीक और स्पिरिट रियल में एक अंगरक्षक को भी छोड़ने को तैयार है। मैं वास्तव में नहीं जानती कि मुझे उसे बेवकूफ कहना चाहिए या घमंडी। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो सिर्फ इसलिए कि मैंने गुस्से में कुछ कह दिया। यिन जुवान र ने कहा, एक आदमी के तौर पर तुम्हें इतना तुच्छ नहीं होना चाहिए, है ना? यांग ये ने खतरनाक खून के मोती को दूर रख दिया और कहा, सच कहूं तो मिस यिन, मैं वास्तव में आपके बारे में अच्छी धारणा नहीं रखता हूं। हालांकि यह इस हद तक नहीं है कि मैं गुस्से में आपके द्वारा कही गई किसी बात के कारण 2 अर्थ रैंक तकनीक छोड़ दूं। मैं मिस यिन के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मिस यिन के मेरे साथ मिलकर काम करने के इरादे ईमानदार नहीं हैं, और यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मिस यिन मेरा इस्तेमाल करना चाहती हैं। इसके अलावा मैं मिस यिन की दूसरों से श्रेष्ठ होने की मानसिकता को वास्तव में नापसंद करता हूं। यिन जुबान एयर ने कहा, आप कहते हैं कि मैं आपका उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन क्या आप भी मेरा उपयोग नहीं करना चाहते? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मिस यिन में दूसरों से श्रेष्ठ होने की मानसिकता नहीं है, तो मैं हम दोनों के एक दूसरे का इस्तेमाल करने का विरोध नहीं करूंगी। आखिरकार इससे हम दोनों को ही फायदा होगा। हालांकि सच कहूं तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जबरदस्ती काम करके खुद को तकलीफ में नहीं डालना चाहती जिससे मैं नफरत करती हूं। मेरी स्पष्टवादिता के लिए मुझे माफ करें, लेकिन मुझे लगता है कि मिस यिन भी मुझसे बहुत नफरत करती हैं। अगर ऐसा है तो फिर हम खुद को तकलीफ में क्यों डालें? ऐसा नहीं है कि हमें जीवित रहने के लिए एक दूसरे की जरूरत है। काफी देर बाद यिन जुबान र ने आत्मा उपहास के साथ हंसते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यिन जुबान र एक दिन घृणित हो जाऊंगी। ठीक है, अब कुछ भी कहना व्यर्थ है। बोलते समय उसने यांग यी को युद्ध तकनीक और साधना तकनीक बताई और कहा, पहले मना मत करना। इन 2 तकनीकों को मुझे पहले बचाने के मुआवजे के रूप में लो और इसके बाद हम एक दूसरे के प्रति कुछ भी ऋणी नहीं हैं, ठीक है? बेशक, यांग ये ने दोनों स्क्रॉल एक तरफ रख दिए। अगर उसे लगता था कि वह पहले इसके लायक नहीं था, तो अब यह स्वाभाविक बात थी। खासकर जब महिला ने कहा कि अब उन पर एक दूसरे का कोई कर्ज नहीं है, तो यह वही था जो वह सुनना चाहता था क्योंकि वह वास्तव में इस महिला को फिर से नहीं देखना चाहता था। किन शियुए ने जब यांग ये को जल्दी जल्दी स्क्रॉल रखते देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह आदमी वाकई दिलचस्प है, यिन जुबान एयर ने ठंडी आवाज में कहा, और फिर उसने अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। उसके सुंदर हाथ के एक झटके से 12 गोल्ड गार्ड तुरंत प्रकाश की 12 सुनहरी किरणों में बदल गए जो उसकी आस्तीन में प्रवेश कर गईं, और उसी समय यहाँ का दृश्य तुरंत बदल गया। अज्ञात समय के बाद यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं, और जब उसने अपने आसपास के वातावरण पर नजर डाली तो उसने देखा कि वह पहले वाले गलियारे में वापस आ गया था। यांग ये ने एक गहरी सांस ली और फिर उसने यिन जुबान एयर की ओर देखा जो उसके सामने खड़ी थी और कहा, मिस यिन, मिलते हैं। जैसे ही उसने बात की, यांग ये की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। उसने तेजी से अपना सिर अपनी दाईं ओर घुमाया और किन जियू कहीं नहीं दिखी। यांग ये की पुतलियां सिकुड़ गईं और फिर उसने मुड़कर यिन जुबान एयर की ओर देखा और कहा, मिस यिन, इसका क्या मतलब है? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? यिन जुबान एयर ने यांग ये की ओर देखा और कहा, यह मेरे और उसके बीच की बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वाकई हस्तक्षेप करना चाहते हो? यह मत सोचो कि मैं तुमसे सच में डरती हूं क्योंकि तुम्हारे पास वह मोती है। तुमने शियुए के साथ क्या किया? यांग ये ने अपने दाहिने हाथ में तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसकी आवाज में ठंडक का भाव था। किन शियुए वह थी जिसे उसने अपना दोस्त माना था और वह वास्तव में नहीं चाहता था कि उसके साथ यहाँ कुछ भी हो। और क्या? यिन जुबान र के मुंह के कोनों में एक ठंडी मुस्कान फैल गई और उसने कहा, मैंने उसे मार दिया है। उसके ग्रैंड किन साम्राज्य ने मेरे शांग राजवंश को नष्ट कर दिया, इसलिए हमारे बीच दुश्मनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे उसे नहीं मारना चाहिए? क्या
तुम उसका बदला लेना चाहते हो। बेहतर होगा कि तुम इस बारे में सोचो, क्योंकि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई कदम उठाओगे तो मैं, यिन जुवान रब, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगी। यांग ये ने अपने शरीर में निवास करने वाली किन शियुए की आत्मा की जांच की, और जब उसने देखा कि उसकी आत्मा पूरी तरह से ठीक है, तो उसने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस ली। उसने कहा, मिस यिन, मुझे पता है कि आपने शियुए को नहीं मारा है, इसलिए उसे जाने दें। यदि आप वास्तव में बदला लेना चाहते हैं तो आप ग्रैंड किन साम्राज्य की तलाश में बेझिझक जा सकते हैं। आखिरकार यह ग्रैंड किन साम्राज्य था, न कि शियुए जिसने आपके शांग राजवंश को नष्ट कर दिया था। क्या कोई अंतर है? यिन जुवान र ने ठंडी आवाज में कहा। वह ग्रैंड किन साम्राज्य की राजकुमारी है। भले ही उसे मारना मेरा बदला नहीं माना जा सकता, लेकिन इसे अंत में कुछ दिलचस्पी वापस लेने के रूप में माना जा सकता है। दूसरी ओर, आप उसे अंतरंग रूप से जियुए के रूप में संबोधित करते रहते हैं। क्या आपको उससे लगाव हो गया है? यांग ये ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। यह महिला थोड़ी समझ से परे क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि इतने लंबे समय तक यहाँ फंसने के बाद उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है? लेकिन अभी वह स्पष्ट रूप से ठीक थी। मिस यिन, बोलो, उसे जाने देने के लिए आप क्या चाहती हैं? यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। यिन जुबान एर की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, मुझे अपने साथ चलने दो। ऐसे व्यक्ति के साथ जाओ जो तुम्हारा नाम लेने के भी लायक नहीं है। यांग ये ने उपहास करते हुए कहा। मिस यिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने साथ गलत कर रही हो? गुस्से में बोलना बंद करो। यिन जुबान मुस्कुराई और बोली, मैं पहले गलत थी क्योंकि मैं बुरे मूड में थी और गुस्से में बोल गई थी। इस बारे में गुस्सा करना बंद करो, ठीक है? मिस यिन, सच कहूं तो क्या मेरा छोटा सा भंवर आपको इतना आकर्षक लगता है? क्योंकि इसने वास्तव में आप जैसी राजवंश की राजकुमारी को खुद को इतनी पीड़ा में डालने के लिए मजबूर किया। यांग ये ने कहा। यिन जुबान एर ने अपने चेहरे पर मुस्कान को रोका और उदासीनता से बोली, तुम एक भरे पूरे आदमी की तरह हो जो भूखे की भूख नहीं जानता। संक्षेप में, मैंने अपना अनुरोध उठाया है, और अगर तुम मुझे अपने साथ जाने दोगे तो मैं किनजियू को जाने दूंगी। बल प्रयोग के बारे में मत सोचो। भले ही तुम उस मोती का उपयोग करो, फिर भी मेरे पास इससे निपटने के तरीके हैं। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। ठीक इसी समय बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमकी, और फिर बैंगनी मिंक यांग ये के सामने प्रकट हुई। यांग ये ने बैंगनी मिंक की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या होगा अगर इसे शामिल किया जाए? बैंगनी मिंक को देखकर उसकी आंखों में भय की एक झलक उभरी, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम सचमुच मौत से लड़ने का इरादा रखते हो? मौत तक लड़ना? यांग ये के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, और उसने कहा, मिस यिन, चाहे जो भी हो, जियू और मुझे ऐसे लोग माना जा सकता है जिन्होंने आपकी जान बचाई, फिर भी आप हमारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं? क्या आप अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हैं? मैं बस तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा नाम लेने के भी लायक नहीं हूँ। क्या मैं तुम्हें अपने पीछे चलने के लिए भी मजबूर कर सकता हूँ? अंततः ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने जो कहा उससे आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंची, है ना? तुम मेरे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं हो कि तुम कुछ शब्दों से मेरे गौरव को ठेस पहुंचा सको। यिन जुबान एर चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उसने कहा, किसी भी हालत में, भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं फिर भी उसे जाने नहीं दूंगी। जब तक तुम मुझे अपने साथ जाने देने के लिए सहमत नहीं हो जाते। तुम्हें कोई शर्म नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। यांग ये उद्धरण चिन्ह डॉट उद्धरण चिन्ह। अध्याय 132 एक तुच्छ आदमी। यांग ये कुछ क्षण के लिए चुप रहा और फिर बोला, 1 साल, तुम मेरे साथ केवल 1 साल तक रह सकते हो, और 1 साल पूरा होने के बाद तुम्हें चले जाना होगा। यिन जुबान एर ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुई और बोली, 2 साल। यांग ये ने कुछ नहीं कहा, और वह केवल यिन जुबान एर को ठंडी निगाहों से देखता रहा। जब उसने देखा कि वह उसे किस नज़र से देख रहा है, तो यिन जुबान एर को पता चल गया कि यह उसकी सीमा थी, और उसने तुरंत मोलभाव करना बंद कर दिया और कहा, अगर यह 1 साल है, तो ऐसा ही हो। यह एक वादा है। उसे जाने दो। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। उसे धमकी दिए जाने का एहसास वाकई बहुत बुरा लगता था, खासकर तब जब उसे कोई ऐसा व्यक्ति धमकाता था जिससे वह नफरत करता था। हालांकि उसे रोका नहीं जा सकता था क्योंकि वह कमजोर पक्ष था। यिन जुबान एर यांग ये के अप्रिय रवैये के प्रति उदासीन रही। उसने अपना सुंदर हाथ लहराने से पहले मुस्कुराया, और फिर आसपास का दृश्य विकृत और रूपांतरित हो गया। 2 सांसों के समय के पूरा होने के बाद किन शियाओं की आकृति यांग ये के बगल में दिखाई दी। क्या तुम ठीक हो? यांग ये ने किन जियू को देखते हुए पूछा। किन शियुए दंग रह गई, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और बस यिन जुबान एर को ठंडी निगाहों से देखा जो दूर से मुस्कुरा रही थी। तो मैं अंदर जाऊंगी। इस बार उसे मना मत करना। यिन जुबान एर ने यांग ये को घूरते हुए कहा। यांग ये ने बैंगनी मिंक को देखने से पहले यिन जुबान र की ओर देखा, और फिर उसने यिन जुबान र की उपेक्षा की और कहा,
छोटे साथी, अगर वह बुरी नीयत रखती है या छोटे भंवर में प्रवेश करने पर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो क्या मैं उससे निपटने में सक्षम हूं? यांग ये स्वाभाविक रूप से यिन जुवान एर पर भरोसा नहीं करता था, और अगर उसके पास उससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था, तो वह उसे छोटे भंवर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा, भले ही उसे अपने वचन से पीछे हटना पड़े। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं। थोड़ी देर बाद बैंगनी मिंक ने अपना छोटा पंजा यिन जुवान एर की ओर इशारा किया और फिर खुद की ओर इशारा किया। जाहिर है, वह कह रहा था कि वह उससे निपट सकता है। यांग ये को इस पर बिल्कुल भी संदेह नहीं था, इसलिए उसने तुरंत सिर हिलाया और फिर उसने यिन जुवान र की ओर देखा और कहा, अंदर जाओ। हालांकि मुझे तुम्हें पहले से सूचित करने की अनुमति दें। गहन ऊर्जा का वह कुंड उस छोटे से आदमी का है और तुम्हें उसकी अनुमति के बिना उस पर कब्जा करने की अनुमति नहीं है। बैंगनी मिंक यांग ये के कंधे पर टिमटिमाया और फिर उसने अपना छोटा सा सिर यांग ये के चेहरे पर रगड़ा। बैंगनी मिंक खुश थी, जबकि यिन जुवान एर का चेहरा बदल गया था जब उसने कहा, मुझे अपनी साधना की गति को तेज करने के लिए इसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। यह आपकी समस्या है। यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, यदि आप उस छोटे साथी की अनुमति प्राप्त किए बिना गहन ऊर्जा के उस कुंड को छूने की हिम्मत करते हैं, तो मैं निश्चित रूप से आपको अंदर से बाहर निकालने में संकोच नहीं करूंगी। यिन जुवान एर उदास थी। जब से वह पैदा हुई थी, यह पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इस तरह से व्यवहार किया था, और उसे अभी उसे मार डालने की इच्छा थी। हालांकि जब उसने यांग ये के पास मौजूद रहस्यमयी लाल मोती और उस छोटे से साथी के बारे में सोचा, जिसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो वह केवल अपने दिल में क्रोध को दबा सकती थी। भले ही लाल मोती भयानक था, फिर भी वह उससे निपटने में सक्षम थी, और उसके डर का असली स्रोत रहस्यमय छोटा साथी था। अगर उस छोटे साथी ने वास्तव में उसके खिलाफ अपने रहस्यमय और भयानक रक्तरेखा दबाव का इस्तेमाल किया, तो जब वह इस इंसान के साथ मिला, जिसने तलवार की मंशा और प्रबुद्ध तलवार दिल दोनों को समझ लिया था, तो वह वास्तव में उनसे निपटने की अपनी क्षमता पर आश्वस्त नहीं थी। इस समय उसे थोड़ा पछतावा महसूस हुआ। उसे क्रोध में डूबकर अपने सामने खड़े इस तुच्छ व्यक्ति को अपमानित करने का पछतावा हुआ। अगर उसने अभी इस व्यक्ति को अपमानित न किया होता, तो अभी उनका सहयोग अत्यंत सुखद होता। दुर्भाग्य से, न केवल यह अभी सुखद नहीं था, बल्कि वे दोनों दुश्मन जैसे लग रहे थे। क्या इसे एक बुराई माना जा सकता है जिसे मैंने खुद पर लाया है? अगर वे सिर्फ दुश्मन होते तो भी ठीक था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यांग ये ने उसके प्रति घृणा और सतर्कता जगाई थी। वह 1 साल के समय में 1 साल दायरे में आगे बढ़ने में पूरी तरह से असमर्थ थी, और अगर वह सटीक दायरे में आगे नहीं बढ़ी, तो बदला लेने की बात तो दूर, जीवित रहना भी एक समस्या होगी। यांग ये ने जब महिला को चुप होते देखा तो भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या तुम अंदर जाओगी या नहीं? यिन जुवान एर ने यांग ये को घूर कर देखा। भले ही वह गुस्से में थी, फिर भी वह बेहद आकर्षक थी। हालांकि यांग ये ने उसे बर्फीले ठंडे भाव से देखा और अविचलित रहा। यिन जुवान एर ने आगे कुछ नहीं कहा। वह अपने असली रूप में बदल गई और यांग ये के शरीर में एक सफेद रोशनी की तरह चमक उठी। दूसरी ओर यांग ये के कंधे पर बैठी बैंगनी मिंक ने जब यह देखा तो वह जल्दी से छोटे भंवर में घुस गई। यह वह शर्त है जिस पर तुमने सहमति जताई थी ताकि वह मुझे जाने दे? किन शियू ने पूछा, जो अब तक एक तरफ चुप खड़ी थी। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, सच कहूं तो मुझे बहुत कम ही अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन इस बार मुझे सच में थोड़ा पछतावा है। मुझे उस महिला को जिज्ञासा से बचाने का पछतावा है। ठीक तुम्हारी तरह, जब मैंने उसे बचाया तो उसने पलटकर मुझ पर वार किया। हालांकि तुम उससे कहीं ज्यादा सहमत हो। किन शियू अचानक मुस्कुराए और बोली, मैं अधिक सहमत क्यों हूं? मैं अभी भी तुम्हारे साथ रह सकता हूं, लेकिन उसे भूल जाओ। चलो इस सब के बारे में बात नहीं करते। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में एक बात है जिसके बारे में वह गलत नहीं थी। तुम सच में एक तुच्छ आदमी हो। किन जियू ने मुस्कुराते हुए कहा, सख्ती से कहूं तो तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास आत्मसम्मान की बहुत ऊंची भावना है। यांग ये ने कोई आपत्ति नहीं जताई और कहा, शायद। वैसे भी मैं जो चाहती हूं वही करती हूं और दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलूंगी। कम से कम मैं उसके लिए तो ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन ऐसा चरित्र अंत में अच्छा नहीं है ना? किन जियू ने कहा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, और मैं कोई संत नहीं हूं। मेरी भी अपनी खामियां हैं, और मैं स्वीकार करता हूं कि मुझमें भी एक खामियां हैं। मुझे पता है कि मैंने वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं किया जो संतुलित हो, और मुझे पता है कि तुम जैसी महिलाएं निश्चित रूप से ऐसे पुरुषों को नापसंद करती हैं। लेकिन तो क्या? सबसे पहले, मैंने कभी नहीं चाहा कि वह मुझे पसंद करे, और मुझे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा, जब वह मेरा सम्मान नहीं करती, तो मैं उसकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसका सम्मान क्यों करूं? क्या सिर्फ इसलिए कि वह सुंदर है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, फिर उसने कहा, मैं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता हूं जैसा वे मेरे साथ करते हैं। यह जीवन में मेरा सिद्धांत है। यह सुनकर किन शियुए ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराए।
अपने जीवन में जितने भी लोगों से वह मिली थी उनमें सज्जन और नीच लोग थे, लेकिन यह पहली बार था जब वह यांग यी जैसे आदमी से मिली थी जो अपनी मर्जी से काम करता था। दुनिया में लोग अपने फायदे के लिए लगातार मुखौटे पहनते हैं और अपनी संगति के अनुसार काम करते हैं। पिछली घटना की तरह अगर कोई दूसरा आदमी होता तो भले ही वह आदमी यिन जुवान एर के रवैये को नापसंद करता हो, वह आदमी निश्चित रूप से आत्मा क्षेत्र में एक अंगरक्षक पाने और उन 2 पृथ्वी रैंक तकनीकों के लिए उसके खिलाफ नहीं जाता। इसके अलावा यह इस हद तक भी होगा कि वह आदमी जानबूझकर उसकी चापलूसी करेगा और उसका पक्ष लेगा। हालांकि जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसने न केवल 2 पृथ्वी रैंक तकनीकों को त्याग दिया था क्योंकि वह यिन जुवान एर को नापसंद करता था, बल्कि उसने उसे पूरी तरह से अपमानित भी किया था। वह सचमुच नहीं जानती थी कि उसे यह कहना चाहिए कि यांग यी साहसी था या मूर्ख। उसने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया, फिर बोली, बड़ी बहन, इन सब के लिए आपका धन्यवाद। जब मैंने तुम्हें मैदानों में बचाया था तब तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया था। अब तुम इतने विनम्र क्यों हो गए हो? यांग ये थोड़ा हैरान था। किन शियुए ने यांग ये पर नजरें घुमाईं और कहा, तब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब तुम्हारे पास एक विकल्प है। हालांकि तुमने फिर भी मेरे लिए उस महिला के साथ समझौता कर लिया। बड़ी बहन जानती है कि तुम्हारे जैसे घमंडी व्यक्ति को इस वजह से निश्चित रूप से बहुत दुख होगा। इसलिए बड़ी बहन को तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। बेशक यह केवल कृतज्ञता की एक मौखिक अभिव्यक्ति है। बड़ी बहन से शादी का वादा करके तुम्हें चुकाना असंभव है। हाहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, किन शियुए अपने चुलबुले स्वभाव में वापस आ गई। यांग ये ने इस विषय पर ज्यादा समय नहीं बिताया। उसने आसपास के माहौल का जायजा लिया और कहा, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए या फिर घूमकर इस जगह को लूटना चाहिए? हम इस जगह को लूट लेंगे, अन्यथा हम संगठन कैसे स्थापित करेंगे? किन जियू ने कहा। टकराना। ठीक इसी समय अचानक दूर से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद लगातार विस्फोटों की अनेक ध्वनियां गूंजने लगीं। यांग ये और किन शियुए ने एक दूसरे को देखा और फिर बोली, आगे शायद कोई युद्ध में है। चलो जाकर देखते हैं। जरा देखो, यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। बेवकूफ, किन शियुए ने कहा, चूंकि वे युद्ध में हैं तो निश्चित रूप से वहां किसी प्रकार का खजाना होगा। क्या आप जानते हैं कि धन प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका क्या है? लूटपाट और लूटपाट। क्या कोई और चीज है जो इससे ज्यादा लाभदायक हो? यांग ये ने इस बात पर गहरी सहमति जताई। बाओ एर द्वारा दिए गए खजानों के अलावा यांग ये की संपत्ति का अधिकांश हिस्सा लूटपाट और लूटपाट के माध्यम से जमा किया गया था। इसलिए वह वास्तव में किन शियाओं से सहमत था। इसलिए उसने तुरंत झिझकना बंद कर दिया और किन शियाओं के साथ दूर की ओर चमकने से पहले एक शब्द भी नहीं कहा। इस समय यांग ये के शरीर में छोटे भंवर के भीतर यिन जुवान एर ने बैंगनी मिंक को दयनीय भाव से देखा और कहा, छोटे साथी, बड़ी बहन के साथ थोड़ा सा साझा करो, ठीक है? बस थोड़ा सा। देखो, बड़ी बहन का जीवनकाल समाप्त होने वाला है। यदि मैं जल्द से जल्द उत्कृष्टता क्षेत्र में साधना करने में असमर्थ हूं तो बड़ी बहन नष्ट हो जाएगी। क्या तुम बड़ी बहन के साथ ऐसा होते हुए देख सकते हो? बैंगनी मिंक ने अभी भी अपना छोटा सा सिर हिलाया और उसने यिन जुवान एर को शत्रुतापूर्ण नजर से देखा। यिन जुवान एर ने जब यह देखा तो वह तुरंत उदास हो गई। वह इस छोटे आदमी से बहुत समय से विनती कर रही थी, लेकिन वह चाहे जो भी कहे, छोटा आदमी बस नहीं मानता था और इस वजह से वह पागल होने की कगार पर पहुंच गई। हालांकि जब उसे याद आया कि उस तुच्छ आदमी ने अभी क्या कहा था, तो वह अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबा सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि वह तुच्छ आदमी निश्चित रूप से वही करेगा जो उसने कहा था। हालांकि वह उस छोटे से साथी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन बगल में खड़े उन 2 नेदरवुल्फ किंग्स के लिए। कुछ ही समय में यांग ये के शरीर के भंवर के भीतर से भेड़िए की चीखें गूंजने लगीं। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।